हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सैलून क्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 24 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। काफी डिटेल के साथ हम जैसा कि आपको पढ़ाने वाले हैं, डिटेल्स में भी होगा और जैसा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जैसा कि पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? जैसा कि वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस यह 23 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस जो कि किसके संरक्षण के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। कछुआ साथियों ये क्या है, सबसे उम्र दराज जीव माना जाता है। बताया जाता है कि इसकी जो उम्र होती है 300 वर्ष तक होती है। इसकी अधिकतम जैसा कि मैक्सिमम जो उम्र है होती है, कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा ऊपर के हो जाते हैं। जैसा कि अब 300 वर्ष तक तो ये जीवित रहने वाला प्राणी है। इस बार की थीम है जैसा कि डांसिंग टर्टल रॉक्स। क्या है ये? डांसिंग टर्टल रॉक इसकी थीम है इस बार की। अब ये थीम है जैसा कि अब शुरुआत की बात करें 2000 सन से शुरुआत हुई थी। सन 2000 की बात हो रही है। विश्व कछुआ दिवस मनाने की बात शुरुआत हुई थी यहाँ से। यह भी एक महत्वपूर्ण प्राणी होते हैं जैसे कि अपने इकोसिस्टम के लिए, खास करके समुद्री इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखो, हर इकोसिस्टम में हर एक जो जीव जंतु होता है ना, उसका होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको जैसे उस दिन समझाया था कि अपघटक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सब स्तर होते हैं और इन सब का रहना भी जरूरी है। क्योंकि देखो, सब रहेंगे ना तभी तो चक्र चलेगा। चक्र जो चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो खैर, समुद्री पर्यावरण की बात करें, समुद्री पर्यावरण के लिए कछुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि। और भारत का पहला है कछुआ पुनर्वास केंद्र, यह भागलपुर बिहार में खोला गया है। यह क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास जो कि केंद्र है भागलपुर बिहार में है। अगला बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारे मई के दिवस और उनकी थीम है, ये हम लोगों ने कल रिवीजन किया था। आप लोग इसे देख ले और पढ़ लेंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा भानु मुश्ताक के उस लघु कहानी संग्रह का नाम क्या है? जैसे कि उस किसका, जिसने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो लघु कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो दोस्तों, भानु मुश्ताक जो है, ये शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन, 12 शॉर्ट स्टोरीज है, इनका एक कलेक्शन था जिसका नाम था हार्ट ऑफ लैम्प या हार्ट लैम्प। तो हार्ट ऑफ लैम्प के लिए इनको मिला है जैसे कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की बात हो रही है, ये अलग होता है, और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये अलग होता है। यह मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बानू मुश्ताक बन गई है जैसे कि दूसरी भारतीय। यह इंटरनेशनल बुकर प्राइज पाने वाली, देखो बुकर प्राइज तो कई लोग पा जाते हैं, पा चुके हैं जैसा कि, मतलब 3 लोग पा चुके हैं अब तक। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये 2 भारतीय पाए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यह है जो आप देख सकते हो जैसा कि गीतांजलि श्री की बात करें जो 2022 के लिए वह पाई थी टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड जो है ये उनकी पुस्तक थी, लेकिन हिंदी में उन्होंने लिखा था रेत की समाधि, इसका हिंदी में। तो अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में क्या है ना, ये दिक्कत होती है कि इसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है क्योंकि यह केवल इंग्लिश वालों के लिए दिया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसके लिए दिया जाता है, तो मतलब ये इंग्लिश के लिए दिया जाता है। तो लिखते हो कि जैसे कि लोग अपनी भाषा में, लेकिन उसी को क्या किया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जो भी लेखक होते हैं ना, वो अपनी भाषा में लिखेंगे, उसके बाद इसे ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। तो उसके बाद उसका प्राइज मिलना होता है। तो मिलता है जैसे जैसे इनको हार्ट ऑफ लैम्प है। अब इनकी पुस्तक जैसा कि नाम दूसरा है, इनका क्या बताएं, यह कन्नड़ भाषा में लिखी थी। किसमें? इन्होंने लिखा था मूल रूप से हृदय दीपक। हृदय दीपक मतलब लिखा था, हृदय दीपक मतलब दिल का दीपक, तो यानी हार्ट लैम्प। तो ये हार्ट लैम्प इनका ट्रांसलेट किया गया है। तो ऐसे ही गीतांजलि श्री वाला जो था, ये टॉम ऑफ सैंड जो मैंने आपको याद कराया, वो रेत की समाधि लिखी थी। रेत की समाधि को ट्रांसलेट किया गया टॉम ऑफ सैंड में। उस पुस्तक को मिला है कई बार। ये क्या होता है ना, एग्जामिनर रेत की समाधि के लिए पूछ लेते हैं और लोग कंफ्यूज, बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जैसा कि। तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। आप जैसा कि आप क्वेश्चन स्टूडेंट हो, आपको ये चीज क्लियर करनी है कि हिंदी और इंग्लिश सिर्फ डिफरेंस है और कुछ नहीं। दीपा भारती ने, जैसा कि बात करें, दीपा भारती अंग्रेजी में इस हार्ट ऑफ लैम्प के रूप में अनुवाद की, तब यह पाई है क्योंकि यह अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। जैसा कि
ये बन गई है दूसरी भारतीय, क्योंकि 2022 में गीतांजलि श्री जो है इनको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की। अभी तक एक बात हो रही थी जैसे कि ये इनको मिला था। अब यह कन्नड़ की लेखिका हैं। कन्नड़ में बात करें तो इन्होंने लिखा था, और गीतांजलि श्री जो है ये हिंदी में थी। किसकी? हिंदी में। अगर हिंदी में पूछा जाए पहला भारतीय कौन, तो हिंदी में पहली भारतीय ओवरऑल भी भारतीय है, जैसे कि पहली भारतीय गीतांजलि श्री हैं। और कन्नड़ में पहली भारतीय पूछा जाए तो कन्नड़ में पहली भारतीय भानु मुस्ताक, और दूसरी भारतीय ओवरऑल में सब आ जाते हैं। अब आ जाते हैं जैसा कि बुकर प्राइज पर। देखिए बुकर प्राइज वैसे हम बता दें, अगर भारतीयों की बात करें तो V.S. नायपाल और सलमान रुश्दी जो इनको भी मिल चुका है, लेकिन ये क्या है, ये भारतीय मूल के हैं, मतलब पूरी तरीके से भारतीय नहीं है, वह भारतीय मूल के हैं। कोई ब्रिटिश नागरिकता लेके बैठा हुआ है तो कोई अमेरिकी नागरिकता। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसे बात करेंगे अरुंधति राय। किससे? अरुंधति राय से। ये अरुंधति राय जो है इन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए पाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह बुकर पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। अब किरण देसाई जो है 2006 में ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए पाए थे। किसके लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2000। अब अरविंद अडिगा और उसकी बात करें तो इनको 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। तीनों याद रहेगा। अब क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे कि ये पूछेगा कि कहाँ से पूछ लिया, जैसे कि अब स्टैटिक जानकारी की हम बात करें तो ये जीके आपको मिलेगा। जीके स्टैटिक जीके में आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। आपको हम बता दें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से बारे में मैं आपको बता दूं कि बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1968 से हुई थी। 1968 में शुरू हुआ था। आपको बता दें प्राइज शुरू हुआ था, कौन सा? बुकर प्राइज। या 2004 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है शुरू हुआ है। और बुकर जो है ओनली 1968 में, मतलब 1968 में इकोनॉमी का नोबेल शुरू हुआ था, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि हाल ही में किस ग्रह पर शोधकर्ताओं ने एक प्राकृतिक घड़ी जारोसाइट की संभावना व्यक्त की है? जारोसाइट की संभावना व्यक्त की है, तो ये है कौन सा क्वेश्चन? तो हम बात करें, ये एक प्राकृतिक घड़ी है, एक नेचुरल घड़ी है। नेचुरल घड़ी कैसी या नहीं, ये मतलब जैसे कि 24 घंटे में समय बताती है। आपको ये वैज्ञानिकों ने खास करके, जैसे कि बात करें भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने ये खोजा है मंगल ग्रह पर कि भाई एक ऐसा तत्व, ऐसा पदार्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात में जाकर के एक 9000 हॉर्स पावर की बात करें वाले लोकोमोटिव इंजन का, जो कि रेल का इंजन होता है, इसका उद्घाटन किया है। बहुत ज्यादा यह पावरफुल होता है, जैसा कि ब्रिटिश है। कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स में पूछ लेता है कि बताओ 1 आवर्स पावर बराबर कितना होता है। मैट्रिक में अगर बताओ तो मैट्रिक की बात करें अगर पूछा जाएगा तब आप बता देना भाई कि 735 जो है इसका 700 मतलब 35.5 होता है। कितना? 35.5। यहाँ पर 735 मतलब पॉइंट वह करके होता है। वॉट आवर्स पावर बराबर मीट्रिक वाला है, और ये अगर जो ब्रिटिश वाला है, ये है ब्रिटिश वाला 746 वॉट होता है। यह भी आपको याद रखना है। तो जैसे गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात जानते हो, जैसा कि आप तटीय सीमा रेखा वाला, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला यह पड़ता है राज्य। यहाँ पर गुजरात जैसे हम बात करें सबसे लंबी तटीय सीमा इसकी है। भारत में बात करें गांधीनगर इसकी राजधानी है। यहाँ पे भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। आचार्य देवव्रत गवर्नर है। बॉर्डर अपना शेयर करता है महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। अब बात करें दादरा नगर हवेली, और यहीं पर है, जैसा कि बगल में है इसके। यहाँ पर हमीरत झील है, जैसे कि काकरिया झील है, और नल सरोवर झील है, थोल झील है। गिर नेशनल पार्क है, ये याद रखना है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क जो है एशिया में सबसे ज्यादा शेर, एशियाई शेर जो है इसी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एशियाई शेर के लिए है ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, जैसा कि वसंदा नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान भी है, गरबा डांडिया यहाँ के प्रमुख लोग रहते हैं। जिले हैं 33, 182 विधानसभा में सीटें हैं, 26 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में सीटें जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि क्वेश्चन, तो अब हम बात करें हाल ही में किस राज्य में सिरियू लिली महोत्सव शुरू हुआ? सिरियू लिली महोत्सव की बात करें, ये नाट्य संकीर्तन, सिरियू लिली, संतरा सगाई, इसके अलावा जो कचाई लेमन है, जैसे ठीक है, ये सब महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर में। बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताए हैं।
अब सिरी लिली जो है, ये सिरी लिली जो है उसको समर्पित होता है। यह त्योहार और ये लोग मनाते हैं। इसे कब से मनाया जाता है? 2017 से मना रहे हैं सिरी लिली फेस्टिवल। तो मणिपुर में यह इस फूल के खिलने के मौसम को यह डेडिकेट करता है, जैसा कि अप्रैल से जून के साथ मतलब कि दर्ज करा सकते हो। अगर आपके साथ साइबर धोखाधड़ी होती है, साइबर फाइनेंशियल क्राइम होता है, तो पायलट प्रोजेक्ट के फिलहाल दिल्ली में जैसा कि लागू कर दिया गया है। ये दिल्ली वाले अभी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी जैसा कि लखनऊ वाले देखो जब कब तक लाते हैं, या यूपी वाले उत्तर प्रदेश कब लाता है इसको। अब जैसे कि हम अगला क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक जो है यह हुई है श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में आयोजित हुई है। अब देखिए जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया रिट्रीट इट कमिटमेंट टूवर्ड्स प्रोग्रेस ऑफ नेशनल ऑफ इंडियन ओशियन। अब मीटिंग हुई है, यह एक्चुअली में मीटिंग हुई है श्रीलंका में। ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल आप देख सकते हो जैसे कि रिलेटेड इंडिया से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लेकिन मीटिंग में ये क्या करें, ये हुई है लंका में, श्रीलंका में। अब 21 मई को हुई है जैसे कि इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशन, यह इसकी थीम रखी गई है। इसे शॉर्ट फॉर्म में IORA की मीटिंग कहते हैं। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे बने भी हैं, जैसे कि इसकी पिछली जो मीटिंग्स हुई है IORA की बैठक कहाँ हुई, ये पूछा जाता है। ये याद रखना है आपको। तो श्री P कुमारन जो हैं ये सचिव हैं। पूर्व इन्होंने IORA की COM जैसे कि 24वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। भारत 2025 से लेकर 2027 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा, मतलब अगली अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। अभी श्रीलंका के पास थी। श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धनपुरा कुट्टे यहाँ की राजधानी है, जैसे कि और श्रीलंकाई रुपया यहाँ की जो मुद्रा होती है। श्रीलंका कहाँ पर है? तो भारत की, जैसे कि हम बात करें, भारत के नीचे जस्ट आपको श्रीलंका दिखेगा, भारत के मैप के नीचे। श्रीलंका छोटा सा है। जैसे कि अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कौन सा देश 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना? तो 2025-26 के लिए उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है कौन? तो ये बन गए हैं वर्तमान में अभी हमारे भारत, जैसे कि हमारा भारत देश जो है इसका अध्यक्ष बन चुका है। एशिया की बात हो रही है तो भारत जो है ताकतवर के रूप में उभर रहा है। खैर, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की बात करें, ये अभी एक फॉर्मली भारत को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसकी बैठक 67वें सत्र के दौरान होगी। 67वां सत्र क्या है? इसके दौरान हुआ है 22 से 20, मतलब बात करें 22 से 22 मई तक ये 67वां सत्र हुआ है। कहाँ पर हुआ है यह भी पूछा जाएगा आपसे। तो एशियाई उत्पादकता संगठन इसका 67वां सत्र जो हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। कहाँ पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। एशियाई उत्पादकता संगठन का 67वां सत्र है। अब अगले सत्र के लिए हम लोग अध्यक्षता पाए हैं, जैसा कि तो मतलब अगली मेजबानी कहाँ होगी? भारत में होगी। क्लियर है। और अगर अभी मैंने जैसे कि आपको बता दे, दिल्ली में आपको ब्लू ओशियन वाला बताया ही था शुरुआत में। जैसे कि हम बात करें एशियाई उत्पादकता जैसा कि संगठन एक अंतर संगठन है, क्या सरकारी संगठन है। अब 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जापान में है। 21 देश इससे जुड़े हुए हैं। इंद्रप्रदना सिंघाविटा ये इसके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं यहाँ के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट पारित किया? टेक इट डाउन एक्ट, तो टेक इट डाउन जो एक्ट पारित किया है ये अमेरिका ने के द्वारा किया गया है। टेक इट डाउन मतलब कहते नहीं, जैसे कि किसी चीज को डाउन कर दो, तुरंत गिरा दो, गायब कर दो, मतलब एक तरीके से पूरा। तो ये जो है जनरल टर्म में अगर मारपीट में बात करें तो टेक इट डाउन मतलब कि उनको नेस्तानाबूद कर देना, मतलब। लेकिन अगर सर्वर या ऑनलाइन या सोशल मीडिया की बात करें तो टेक इट डाउन करना कहते हैं एक वीडियो, जैसे कि मान लो टेक इट डाउन करवा दी गई, मतलब किसी की वीडियो हटवा दी गई, किसी की फोटो डिलीट करवा दी गई, या इमेज पूरा हटा दिया गया, या पोस्ट टेक डाउन करवा दी गई। तो मतलब ये होता है कि पोस्ट हटवा दी। तो आप ऐसा समझो कि जो टेक इट डाउन एक्ट लाया गया है या इसलिए लाया गया है कि AI के जरिए अगर कोई क्या होता है इमेज जनरेट करता है, कोई मतलब उल्टी सीधी इमेज बना देता है, जनरेट करता है, या किसी के खिलाफ कोई ऐसा टिप्पणी मतलब कमेंट कर देता है कि जिसको उसको एक्सेप्ट ना हो,
तो जनरेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, जनरेटिव एआई की मदद से जो NMMS की बात करें जनरेट हुआ था, ये वीडियो जनरेट हुआ है। डीप केक वीडियोस बहुत ज्यादा जनरेट हो जाती हैं, तो ये जनरेट करके अगर कोई पोस्ट करता है तो इस एक्ट के जरिए उसको टेक इट डाउन कर दिया जाएगा। समझ में आई बात। अब ये एक्ट इसलिए लाया गया है, एआई द्वारा निर्मित डीप फेक की बात करें सहित अतरंग छवियों की बिना सहमति के साझा करना अपराध माना गया। जैसा कि इसके तहत तो एक्शन भी लिया जाएगा, जैसा कि टेक डाउन तो करवा दिया जाएगा लेकिन एक्शन भी लिया जाएगा। आजकल देखो आप ना, ट्विटर इस चीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ट्विटर यानी कि एक्स जो है, ये क्या करता है, अगर कोई फर्जी खबर है जो पोस्ट करता है, कोई अफवाह अपने मनगढ़ंत से अगर पोस्ट कर देता है, कोई बड़ी चीज है, तो बड़े मुद्दों पर क्या होता है, ट्विटर का उस एक नोटिस लिख करके अपने आप आ जाता है कि देखिए इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यह फेक चीज है और यह प्रोपोगंडा हो सकता है, इसलिए यह ऑफिशियल चीज है, इसको चेक करें। और हद तो तब हो गई, जैसा कि हम बताएं आपको, पाकिस्तान ने एक दो बीच में क्या करे पोस्ट किए थे ऑफिशियल हैंडल से, उसको ट्विटर ने जाकर क्या किया, बता दिया कि यह फेक चीज है और उसकी सच्चाई यहाँ पर इन आर्टिकल को थ्रू मतलब आप चेक कर लीजिए, जैसा कि ये क्लियर है कि वो झूठ है उनका। तो काफी बदनामी हुई थी। खैर अब बात करें उनको बदनामी का क्या डर है पाकिस्तान वालों का। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसकी राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, इनको याद रखना है। रिपब्लिकन पार्टी किससे, रिपब्लिकन पार्टी से है ये। जो बाइडेन जो थे ये डेमोक्रेट से थे। US डॉलर की मुद्रा होती है कल, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम बात करें, इसमें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से भीड़ पड़े थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप। और क्यों भिड़े थे, भूमि अधिग्रहण कानून के थ्रू ये भिड़े थे, जैसे कि आपको हमने बताया था। अब बात करें इनकी ये जो मुद्दा क्या है, दक्षिण अफ्रीका काले गोरे का विवाद क्या है, पूरा जैसे हमको आपको बता दें, आप देख सकते हो ये वीडियो, मतलब किसकी वजह से क्या है, ये काले गोरों के मुद्दा को लेकर साउथ अफ्रीका जो उससे और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में झड़प हुई थी कल। अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम अपने, वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है इन्फ्लेशन वाला देश आज के टाइम पर अर्जेंटीना है। इससे पहले मैं अगर बताऊं कि आप समझ लो इन्फ्लेशन होता क्या है, मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति मतलब यह है कि जब वस्तुओं की डिमांड बहुत कम हो जाए, जैसे कि डिमांड कम हो जाए तो मतलब जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब महंगाई, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती हैं तो उसकी जो मुद्रा कीमत है ना, उसकी अपेक्षा मतलब मुद्रा की वैल्यू घट जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि परचेजिंग पावर जो है, पैरिटी होती है परचेजिंग पावर, ये व्यक्तियों की कम होने लगती है, क्योंकि वो खरीद नहीं सकते भाई। अब पैसा रहेगा नहीं तो कोई कैसे खरीदेगा भाई, जब गरीबी होगी, पैसा, परचेसिंग पावर कम हो गई। अभी जब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा तो आप फिर परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जैसे आप तरह तरह के इधर उधर के सामान ऑर्डर करने लगते हो। लेकिन जब परचेसिंग पावर कम हो जाती है, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तो परचेसिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है और दाम बढ़ जाते हैं चीजों के, चीजें महंगी हो जाती हैं, आपकी मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, यही है मुद्रास्फीति। अब देखो, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में RBI को स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है कि सरकार के द्वारा कि 4 से 6% के बीच में रखो, 2 से 6% के एक्चुअली में 4 के +-2 रखो, जैसे कि ये RBI को निर्देश दिया गया है। अब RBI की जिम्मेदारी होती है कि देश में मुद्रास्फीति जो है ये 4% +-2 रखें, मतलब 2% से नीचे भी ना होने दें और 6% से ज्यादा भी ना बढ़ने दें। कहते नहीं कि मतलब कहता हूँ कि जैसे आपके बैंक आकर आप आजकल क्या करते हैं, जैसे कि बैंक क्या होते हैं ना, 2% आपको इंटरेस्ट देते हैं, महंगाई चल रही है, और 6% मतलब आपका पैसा कम होता रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप कोई भी चीज एक साल में जो कीमत होती है, अगले साल उसका 6% ज्यादा पाएंगे। यह है मुद्रास्फीति, मतलब अगर 6% की दर से बढ़ रही है तो वह 6% में ज्यादा महंगाई हो गई है अगले साल। अब ऐसे ही क्या हो, जब मैंने आपको बता दूं कि जैसे कोई कोई देश ऐसे भी हैं जहां एक साल में कीमत जो है दाम का अगले 140% बढ़ जा रहा है, मतलब उसकी मुद्रास्फीति 140% है, इन्फ्लेशन 140% है। जो अपने यहाँ मैं आपको बता दूं 6% बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है 6 या 5% या 5.5% के आसपास रहता है, तो वहां पर 140% है। अभी टॉप 10 में लेबनान 95% के आसपास चल रहा है, जिम्बाब्वे है, तुर्की है, सूडान है, तुर्की। अब ये देखो, जैसे कि हम बात करें रिश्तेदार सूडान है, जैसे कि नाइजीरिया है, और यह रहा भाई आप जब से बात करें क्रांतिकारी देश पाकिस्तान, 45% का इनका चल रहा है, जैसा कि।
अब 45% किसका चल रहा है? पाकिस्तान का। इन्फ्लेशन है, तो अभी तो पानी वगैरह बंद हुआ है, तो अभी आप सब समझ सकते हो कि इससे और बढ़ेगा, इससे ज्यादा इजिप्ट होगा इसका। उसके बाद श्रीलंका जो है, इनके सब में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा चल रहा है जैसा कि, तो ये चीजें है। और अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनस आयर्स जो है यहाँ की राजधानी होती है। अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा होती है। जेवियर माइली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनको इनवाइट भारत के स्टार भाला फेंक जैसा कि शिवपाल सिंह पर दूसरी बार टॉप टेस्ट में फेल होने से क्या हुआ है? फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया जैसा कि, तो कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? या दूसरी बार टॉप टेस्ट में फेल हो गए। शिवपाल सिंह जो हैं भारतीय भाला फेंक के एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, और इन पर कहा जा रहा है कि भाई 8 साल का बैन लग सकता है। अब क्या हुआ? टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की तरफ से गए थे प्रतिनिधित्व करने। उसी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। इसके अलावा हालांकि उसमें ये मेडल नहीं जीत पाए। इसके अलावा ये जो है 2019 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीते थे भारत के लिए। इन पर दूसरी बार डोप टेस्ट में फेल होने का प्रमाण पाया गया है और इसकी वजह से 8 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नाडा ने इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और अगर वाडा के पास रिपोर्ट गई है जैसा कि, वहां से सब हो जाता है क्लियर, साबित हो जाएगा कि जैसे कि 8 साल का इनका प्रतिबंध झेलना भी पड़ सकता है। डोपिंग क्या है? डोपिंग खिलाड़ी अगर कुछ ऐसा केमिकल यूज कर लें जैसे कि खेलने से पहले, परफॉर्मेंस देने से पहले, कि जिससे उनका जो बूस्टअप हो जाए परफॉर्मेंस, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह डोपिंग कहलाती है। कोई ऐसी इम्प्योरिटी जो मतलब आ जाना कि जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए, तो इस वजह से खिलाड़ियों को ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और बाकायदे पूरी लिस्ट आ गई है जैसे रखी होती है कि, अच्छा मैंने आपको बता दिया है कि एक ऐप भी आया था किसको, इन खिलाड़ियों को लेकर के, कि किनको इनको कौन सी दवाई खानी है कौन सी नहीं। तो KYM ऐप जो नो मेडिसिन योर, ये याद होगा आपको, नो मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि मेडिसिन जो है ये वाडा के अनुरूप जो दवाइयों की लिस्ट है, मतलब कि जो केमिकल्स की लिस्ट है, कि उनको कहाँ पर दिखाया गया था कि आपको यह बीमारी हो तो ये केमिकल खाना है, अगर यही दवाइयाँ खाना है, और जो जनरल दवाइयाँ हैं उनको नहीं खाना है, यही इनको नहीं यूज करना है जैसा कि। अब नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बैन कर दिए जाओगे। और जैसा कि डोपिंग का मामला है तो आपको आपके ऊपर जैसे। तो ये थे आज के टोटल 11 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड PDF वहीं पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।